हेलो क्लास नाइन्थ। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। देन वी हैव स्टडीड अबाउट नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट। बिकॉज अगर हम बात करें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विच आर प्रेजेंट इन अवर कंट्री आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो फर्स्ट आपका आता है पार्लियामेंट, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव। देन हमने पार्लियामेंट के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट, एंड विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट कोई भी लॉ आगे फाइनलाइज इम्प्लीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। ओके, नो जब भी हम executives basically the government form the part of the execution at different level of any government. अगर हम गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स की बात करें, functionaries takes day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All these functionaries are collectively known as the executive. The executive is in charge of execution of the policies of the government. And when we talk about the government, we usually mean the executive. ठीक है, तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा ये जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करती है तो उसका एग्जीक्यूशन का काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव का। नाउ देयर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेसिकली जो पर्टिकुलर 5 ईयर की ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, एंड दे आर टेम्परेरी। एंड परमानेंट executive, or we can say civil servants, these are permanent executives because they are there because of their selection through exams. These are basically more intelligent than temporary political executive, but the the position of political executive is more. हम देखेंगे political executives की position को ज़्यादा अहमियत दी जाती है. They are in more power because they are directly elected by the people of the country. Now, why is minister more powerful than the civil servant? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ अ पीपल इज सुप्रीम। हम यहाँ की जनता है उसकी जो विल है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना। और जो ये हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम चूज़ करते हैं, इसलिए दे आर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, वी नो दिस थिंग। प्राइम मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, और उस लोकसभा इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी की सीट आती है तो उनमें से एक जो उनके उम्मीदवार होते हैं दे आर ऑफ दैट मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं में से एक मेंबर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। The Prime Minister appoints the leader of majority party or the coalition of the parties that command a majority in the Lok Sabha elections as Prime Minister. There is no single party or alliance get a majority. The President appoints the person most likely to secure majority support. President basically appoint the person करते हैं. The Prime Minister does not have the fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. जब तक कि वो मेजोरिटी में रहते हैं तब तक वो पीएम बने रहेंगे. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of parliament. A person who is not a member of parliament can also become a minister, but the person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. तो मतलब कि जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो भी मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं, बट उनको नहीं 6 मंथ्स के अंदर जो पार्लियामेंट का हाउस है उनमें से किसी एक मिनिस्टर के तौर पे उनको किसी भी एक पोजीशन के लिए इलेक्ट होना पड़ेगा. The Council of Minister, basically there is 3 types of Council of Minister: Cabinet Minister, okay, and there are basically 25 ministers: Minister of State with independent charge and Minister of State are the junior ministers who are assigned to assist cabinet ministers, and the Minister of State with independent charge. Basically ये junior होते हैं as compared to the Minister of State with independent charge because they have the more independent charges or responsibility. They participate in cabinet meeting only once they are specially invited.
देन पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर का हम देखें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं पीएम के, गवर्नमेंट के। ही यूज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल द वर्क फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हिज डिसीजंस आर फाइनली in case there is any conflict arise between department. He exercises general supervision of different ministries. All ministers work under his leadership. जितने भी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सब उनके सुपरविजन में काम करते हैं. The prime minister distributes work to the ministers. और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी वर्क वो मिनिस्टर को देना चाहते हैं, और जो उनके एरिया ऑफ वर्क होता है, या फिर हम कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन. ही हैज़ द पावर टू डिसमिस. इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास पावर भी, वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं. When the prime minister quits, then prime ministry quits. Then next is the president. As we have learnt earlier, the president is the head of the state. He supervises all the functioning of the political institution in India so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. ताकि जितने भी वहाँ पर काम हो रहे सब हार्मनी से काम हो सके. Election of a president, कैसे president elect किए जाते हैं? The president is not elected directly by the people. A candidate standing for president post has to get a majority of votes from member of parliament and the member of legislative assembly to win the election. तो बेसिकली हम कह सकते हैं MPs and MLAs used to select president. उन्हीं की मैक्सिमम वोटिंग मेजोरिटी वोटिंग से प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं. Now powers of president. All governmental activities takes place in the name of president. जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है वो सारे की सारी प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है. All major appointments are made in the name of President, which include the appointment of Chief Justice of India, the judges of Supreme Court and the High Court of the states, the governor of states, the election commissioners, ambassadors to other countries. Ambassadors का मतलब जो हमारे राष्ट्रदूत होते हैं, जो हमारी दूसरी कंट्री में हमें हेल्प करने के लिए हमें प्रेजेंट होते हैं. और ये जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं हमारी कंट्री की वो सारी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. All the international treaties and agreements are made in the name of president. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं वो भी प्रेसिडेंट के नेम से ही की जाती है. मतलब कि उनके एसेंट के बिना कोई भी चीज़ आगे फॉलो नहीं हो सकती. The president is the supreme commander of the defense force of India. Now, president exercise all his power only on the advice of council of minister. The president can only appoint the prime minister by his own will. Basically, it's the choice of only president whom to become prime minister. Now the last one is the judiciary. It's the last institution of this chapter. और बेसिकली अगर हम अपनी सीरीज का भी देखें तो जुडिशरी के नाम से भी लगता होगा ना कि जो आपका एक तरह से कोर्ट सिस्टम है. सो ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी. And the Indian judiciary consists of Supreme Court for the entire nation, high courts in the state, district courts, and the courts at the local level. Now, India has an integrated judiciary. Integrated मतलब integration में है judiciary, which means Supreme Court controls the judicial administration in the country. हमें पता है कि पूरी country में Supreme Court supreme होती है. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute between citizens of the country, between citizens and the government, between two or more state government, between governments at the union and state level. तो किसी भी तरह की कोई भी dispute होती है, judiciary has the power to solve this. Now next one is independence of judiciary. It means that judiciary is independent. हमारी जो court system है वो किसी भी control नहीं है, किसी के भी under control नहीं है. The judges do not act on the direction of government or according to the wish of the party of the in power. The judge of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of PM and in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. Basically, one person is appointed as judge of Supreme Court or the High Court. It is nearly impossible to remove him or her from the position. और अगर हम जज को कभी भी उनकी पोजीशन से हटाना चाहें तो इट कैन बी डन ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मोशन passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament. Not the powers of the judiciary. It can interpret the constitution of the country. Basically, the judiciary can determine the constitutional validity
कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेशन है ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चेंज बिफोर देम. दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. The Supreme Court of India has also ruled that core or basic principles of constitution cannot be changed by parliament. अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि हमारी जो कंट्री के बिल्कुल बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है बिल्कुल किसी के लिए चेंज नहीं हो सकते. एंड नाउ द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी allow it to act as guardian of the fundamental right. तो अगर हम पावर इंडिपेंडेंस की बात करें इंडियन जुडिशरी की तो वो एक तरह से गार्डियन की तरह रहती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government. अगर वो किसी भी इंटरेस्ट हर्ट किए जाते हैं बाय द कॉमन इंटरेस्ट then it is known as public interest litigation. And this is all about this chapter. Okay students.